हेलो स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। ई विद्या की मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। बायोलॉजी का पोर्शन हमने चलाया हुआ है। अधिकांश बच्चों को जो ई विद्या ऐप डाउनलोड नहीं हो पा रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते, वो या तो आप ऑफिस में कॉल कर सकते हैं, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं कि उसको कैसे डाउनलोड करना है, क्या प्रोसीजर है, या फिर आप लोग विद्या क्वेश्चन बैंक, मैंने कई बार बोला है, विद्या क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। उसके अंदर सारा मटेरियल दिया हुआ है, टोटल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपका जो 30% सिलेबस काटा गया है उसको काट के दिया हुआ है पूरा का पूरा, तो आप उसमें से अच्छी तैयारी कर सकते हैं विद्या क्वेश्चन बैंक से या ई विद्या ऐप से। और एक और खुशी की बात है कि ई विद्या एनडीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराने जा रहा है। जो बच्चे करना चाहते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में जो भी आपको जानकारी लेनी है वो आप ऑफिस से कॉल करके पता कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है जिन बच्चों के लिए, जो बच्चे एनडीए में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून सभी बच्चे, नंदलाल, अतुल, नितिन, ऋतिक। तो हमने आपका चैप्टर चलाया हुआ है बायोलॉजी में जैव विकास। कल मैंने आपको बताया था मेंडल ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे, एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस कैसे निकालते हैं, झुर्रीदार पौधा कौन सा होता है। शेखर अवस्थी एनडीए के एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे हैं, कब से? 25 से स्टार्ट कर रहे हैं, 25 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो भी आपकी जानकारी में आपके भाई बहन या जो भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं उन सबको बता दें, ये बहुत ही अच्छा मौका है। इसको आप ज्वाइन करके अपने कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी टीम के साथ बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई जा रही है। ऋतिक 25 से कर रहे हैं ये बैच स्टार्ट आप लोगों का एनडीए का। तो मैंने आपको बताया कि मेंडल ने कैसे कैसे अपने एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे पर किए, एक संकर क्रॉस द्विसंकर क्रॉस का क्या अनुपात था, उसके बीच में जितनी भी परिभाषाएं आती हैं, कौन कौन से नियम थे, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, इस तरीके से सारे नियम मैंने कल डिस्कस में डिटेल किए थे। काफ़ी बच्चे समझ रहे हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। शेखर अवस्थी, वो आप इस बारे में आप ऑफिस में कॉल करके सारी जानकारी वहाँ से डिटेल में ले सकते हैं, वहाँ पता चल जाएगा। एक बार कॉल कर लेंगे वहाँ से सब पता चल जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहे हैं, लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। किसी भी प्लांट हो, चाहे कोई भी एनिमल हो या ह्यूमन हो, उनके अंदर जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, लिंग निर्धारण कैसे होता है। जानते हैं आप लोग कि दो गैमीट होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो उनका जो जीनोटाइप बनता है, जैसे ह्यूमन की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर जो मेल गैमीट जीनोटाइप जो होता है वो क्या होता है पता है सभी बच्चों को, XY से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फीमेल गैमीट होता है या फीमेल जीनोटाइप होता है उसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। मेल के अंदर XY क्रोमोसोम होता है, फीमेल के अंदर XX होता है। ये दोनों जो होते हैं यहाँ पर X और Y और यहाँ पर X और X। जब भी आपको डिटरमाइन करना हो कि जो नई पीढ़ी जो होगी, नई जनरेशन होगी, उसके अंदर कौन सा सेक्स मेल का होगा, कौन सा फीमेल का होगा, तो यहाँ पर दो संभावनाएं होती हैं। एक कंडीशन ये होती है कि X और दूसरी कंडीशन हो सकती है XY। तो इस तरीके से अगर ये XX होता है तो ये फीमेल होगी और XY होता है तो ये मेल होगा, क्योंकि Y क्रोमोसोम जो होता है ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक भी कैरेक्टर Y का आ गया तो जो नई पीढ़ी होगी वो मेल होगी, और अगर दोनों ही XX रहेंगे तो वो फीमेल हो जाएगी। ठीक है शेखर? हाँ, मेल हो जाएगा, सही बात है। अब हम इसके बाद जैव विकास की बात करते हैं। जैव विकास अपने आप में एक बहुत ही काफ़ी टिपिकल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर आप लोग
जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी के ऊपर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में सही जानकारी अभी नहीं है, लेकिन जो कि साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए, जिस तरीके से इसको समझाया, जिस तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन दी, जिस तरीके से इसकी व्याख्या दी, उसके आधार पर कुछ वैज्ञानिकों के जो परीक्षण थे वो एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति में कुछ वैज्ञानिकों ने वान हेलमोंट साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो अपने आप ही हो गई है, मतलब निर्जीव पदार्थों से, निर्जीव वस्तुओं से। जीन को क्या कहते हैं? वाई जीन। ये वाई जीन जो होता है ये मेल गैमेट होता है, मेल होता है, जीन ही होता है। इनको कारक भी बोल सकते हैं, फैक्टर। और ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? ये मेल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है, नर गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। तो वान हेलमोंट ने बताया कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो निर्जीव पदार्थों से हुई है, निर्जीव तत्वों से मिलके हुई है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया अपना? अजीवात जीवोत्पत्तिवाद। अजीवात जीवोत्पत्तिवाद वान हेलमोंट का सिद्धांत था। अजीवात का मतलब अजीव से, निर्जीव वस्तुओं से जीवन की उत्पत्ति हुई है। लेकिन ये ऐसा कुछ संभव हो नहीं पाया, ये बातें क्लियर हो नहीं पाई, इसलिए लंबे टाइम तक नहीं चल पाई कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। उसके बाद फ्रांसिस्को रेड्डी, एक साइंटिस्ट थे, इटली के डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति जीवन से ही हो सकती है। और उन्होंने उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 3 बीकर लिए और इन बीकर के अंदर एक मांस का टुकड़ा डाल लिया। एक 3 बीकर लेके इन तीनों बीकर के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा मांस का टुकड़ा डाला और एक को खुला छोड़ दिया, बिल्कुल एकदम ये खुला रहा यहाँ पर। और इसके ऊपर इन्होंने एक कपड़ा, मलमल का कपड़ा लगा दिया और यहाँ से इसको बिल्कुल सील कर दिया, बंद कर दिया। तो उन्होंने कुछ टाइम बाद क्या देखा, जो खुला हुआ बीकर था उसके ऊपर मक्खियाँ आनी शुरू हो गई और मक्खियाँ आने से क्या हुआ, अंदर जाने शुरू हो गई। तो मक्खियों ने कुछ टाइम बाद क्या हुआ, लार्वा दिया और उस लार्वा से बहुत सारी मक्खियाँ जो हैं पैदा हो गई। यहाँ पर उन्होंने देखा कि ये जो मलमल का कपड़ा लगा हुआ था, इस मलमल के कपड़े के आर पार तो मक्खियाँ जा नहीं पा रही थी, अंदर बाहर थी। लेकिन जो लार्वा थे, कुछ लार्वा इससे छन के अंदर चले गए और वो मांस के कपड़े के ऊपर, कल मेरे स्कूल में, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ एग्ज़ाम दो अच्छे से, जितना पोर्शन मैंने करा दिया है जावेद उसको पढ़ के जाना, और वो तैयार भी हो चुका है, तुम्हें अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर उसने देखा कि इस मांस के टुकड़े के ऊपर कुछ लार्वा उत्पन्न हो गए थे, लार्वा हुए। और यहाँ उसने क्या देखा कि ये जो कम्प्लीटली इसको ब्लॉक कर दिया था इसने, तो यहाँ पर जो मक्खियाँ अंदर नहीं जा पाई, तो इस बीकर के अंदर कोई मक्खी या कोई लार्वा नहीं दिखाई दिया। तो यहाँ पर इन्होंने बताया, साइंटिस्ट ने, जो फ्रांसिस्को रेड्डी थे, कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो जीवन के द्वारा ही हो सकती है, ऐसा संभव नहीं है कि निर्जीव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति हो जाए। तो ये अजीवात जीवोत्पत्ति का जो सिद्धांत था ये फेल हो गया था, और जीवात जीवोत्पत्तिवाद का जो सिद्धांत था वो हो गया था, सिद्ध हो गया था कि जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है, जीवन से ही हो सकती है। जो पहले से उपस्थित जीव था उससे नए जीव की उत्पत्ति हुई है। अब एक जो जीन होता है वो डीएनए में पाया जाता है, सही है कि हाँ, मोना चतुर्वेदी। जीन्स जो होते हैं वो डीएनए के अंदर होते हैं। मैंने बताया था नाभिक, न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के ऊपर डीएनए लगे हुए होते हैं चारों तरफ, जो दाने दाने से होते हैं, बटन जैसी संरचना होती है। और जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन होते हैं, सही बात है मोना। तो ये तो आपका हो गया जीवात जीवोत्पत्तिवाद। अब इससे जैव विकास के क्रम में सबसे पहले जो सबसे प्रभावी जो कल्पना दी गई थी वो ओपेरिन ने दी थी। ओपेरिन की आधुनिक संकल्पना क्या है? ओपेरिन ने बताया कि जीवन जो है 8 चरणों में पृथ्वी के ऊपर हुआ है। ओपेरिन की आधुनिक संरचना इस चैप्टर में से बहुत आता है, आधुनिक संकल्पना इस चैप्टर में से ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है
तो फर्स्ट नंबर पे इन्होंने बताया कि पृथ्वी 1936 में इन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ नाम की एक बुक लिखी थी, और इस बुक के अंदर इन्होंने बताया था कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है पृथ्वी के ऊपर। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी पर जब जीवन नहीं था तो क्या था, पृथ्वी जो थी पृथ्वी के ऊपर परमाणु की अवस्था में परमाणु पाए गए थे। जो तत्व पाए गए थे वो किस अवस्था में थे, परमाणु अवस्था में। कौन कौन से, जो आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये जो भारी तत्व थे, भारी धातुएं थी, ये कहाँ थी, ये पृथ्वी के केंद्र में थी, पृथ्वी के केंद्र में पाई गई। और जो हल्की थी, हल्की धातुएं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये कहाँ थी, ये पृथ्वी के बाहर थी। तो स्टार्टिंग में सभी, इरफान डीएनए का फुल फॉर्म कई बार बता चुका हूँ, वीडियो को जरा सुना करो बाद में 2 या 3 बार। ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पृथ्वी के ऊपर जितने भी तत्व थे वो सब कहाँ थे, परमाणु की अवस्था में थे। दूसरे नंबर पर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इन परमाणुओं ने रिएक्शन करना शुरू किया, इन परमाणुओं ने आपस में अभिक्रिया करके अणु बनाना शुरू कर दिया, मॉलिक्यूल बनने शुरू हो गए। और उस टाइम पे जो आदि वायुमंडल था, उस समय का जो वायुमंडल था वो अपचायक था, और उसमें जो हाइड्रोजन थी वो हमारी 90% थी। उस समय हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा थी, और उस समय का वातावरण जो था वो अपचायक वातावरण था, जिसको हम रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं। और इसके अंदर जैसे धीरे धीरे अणु बनने शुरू हो गए, धीरे धीरे तापमान क्या हुआ, ठंडा होता चला गया पृथ्वी का। तो पृथ्वी के ऊपर बादल एवं कोहरा बनना शुरू हो गया, बारिश होना शुरू हो गया। जैसे जैसे पृथ्वी पे बारिश होना शुरू होती रही तो उससे नदियाँ, झरने, समुद्र, तालाब, ये सब बनना शुरू हो गया। पृथ्वी का जो तापमान था धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। और इसके अंदर जो अमोनिया गैस थी और जो मीथेन गैस थी, जो कि इन अणुओं से मिलकर परमाणु की अवस्था में आई थी, ये सब क्या हो गए, ये सब बन गए, घुल गए। किसके अंदर, जल के अंदर घुल गए, क्योंकि पृथ्वी पर बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में होनी शुरू हो गई थी। तो जल के अंदर ये सारी गैसें जो हैं घुल के नए नए अणुओं का निर्माण होना शुरू हो गया। उसके बाद इन अणुओं ने आपस में अभिक्रिया करना शुरू करी, और इनमें कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया। कुछ कार्बनिक यौगिक बनना शुरू हो गए। तीसरे स्टेप में कार्बनिक यौगिक बनना शुरू हो गए। कार्बनिक यौगिकों में जैसे कार्बाइड, नाइट्रेट बने सबसे पहले। मटर का वनस्पतिक नाम क्या है, मोना, कल बताया था मैंने, पाइसम सटाइवम। क्वेश्चन ऐसे पूछो जो रिपीट ना हो। ज़्यादातर बच्चे एक ही क्वेश्चन को कई बच्चे पूछते हैं, आंसर देने के बाद भी पूछते रहेंगे। जिन चीज़ों का आंसर दिया जा चुका है वो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें हैं। मटर का जो मीठी मटर है, इसके ऊपर मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और इसका वनस्पतिक नाम होता है पाइसम सटाइवम, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक यहाँ पर कौन कौन से कार्बनिक यौगिक बने, धातु तत्वों से मिलकर कार्बन ने और नाइट्रोजन ने कार्बाइड से नाइट्राइड का निर्माण किया, और उसके बाद संघनन एवं बहुलीकरण की अभिक्रियाएं होना शुरू हो गई, जिससे शुगर बन गया, वसा बन गया, पिरिमिडीन, प्यूरिन एवं अमीनो अम्ल बनने शुरू हो गए। जो प्राथमिक कार्बनिक यौगिक थे ये सारे बनने शुरू हो गए। उसके बाद जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। जटिल कार्बनिक यौगिक जो कि प्राथमिक कार्बनिक यौगिकों से मिलके बनते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जटिल कार्बनिक यौगिक बनने शुरू हो गए। इसके अंदर पॉलीसैकेराइड बन गया, जैसे स्टार्च का निर्माण हो गया, सेलुलोज, ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स, एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड आदि जो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं उनका निर्माण होना शुरू हो गया, ठीक है। अब 5वें नंबर पे कोएसरवेट्स, कोलाइड कण जो थे, विपरीत आवेशित जो कोलाइड कण बन चुके थे वो आपस में मिलके उन्होंने क्या किया, कोएसरवेट्स पदार्थों का निर्माण किया। इन पदार्थों को हमने क्या बोला है, कोएसरवेट्स। और ये कोएसरवेट्स क्या थे, यहाँ सबसे पहले जो जिनके अंदर जीवन की उत्पत्ति दिखती है, जिनसे सबसे पहले लाइफ का निर्माण हुआ, इन कोएसरवेट्स से वायरस, विषाणुओं का निर्माण हुआ। सबसे पहले विषाणु या वायरस का निर्माण हुआ। और उसके बाद
न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। इनके अंदर डीएनए या आरएनए या प्रोटीन होता है। और ये सबसे पहले जीव थे पृथ्वी के ऊपर जो उत्पन्न थे, सबसे पहले जीव। किसको बोला जाता है? वायरस को, विषाणु को। ठीक है। इन विषाणुओं से प्रोकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ। 6 नंबर पे प्रोकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसके अंदर नाभिक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। और इन प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर जो था कोशिकाओं का निर्माण हो चुका है वायरस से। हमारे स्कूल में कि सर आप प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण होना शुरू हो गया। ये कोशिका यहाँ पर बन गई। अब इनके अंदर 7 नंबर पर इनके ऊपर अंदर ये जो कोशिका बन चुकी थी, इनके अंदर क्लोरोफिल वगैरह का निर्माण हो गया, जो कि स्वपोषण की प्रवृत्ति जिन कोशिकाओं के अंदर हो चुकी थी, ये स्वपोषण की प्रवृत्ति निर्माण हो गया। मतलब इन कोशिकाओं ने अपना भोजन जो है खुद बनाना शुरू कर दिया। इन कोशिकाओं के अंदर स्वपोषण का निर्माण हो गया और इन कोशिकाओं ने आंसर जो था अपना भोजन जो है वो खुद बनाना शुरू कर दिया। और लास्ट में 8th स्टेप में यहाँ पर आदि कोशिकाओं का निर्माण हो चुका था। और जो आदि कोशिका 2 प्रकार की थी, कौन कौन सी थी? एक तो थी जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं था और दूसरी थी जिनके अंदर क्लोरोफिल का उपस्थिति थी। तो दोनों प्रकार की कोशिकाओं ने मिलके पृथ्वी के ऊपर स्टेप बाय स्टेप क्रमिक तरीके से जैव संतुलन बनाया और उससे पौधे और जंतुओं का विकास होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओपेरिन की आधुनिक संकल्पना क्या है, जीवन के प्रति कैसे जीवन का निर्माण हुआ है, तो आप इन 8 स्टेप के अंदर इसको समझा सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपेरिन की आधुनिक संकल्पना के आधार पर जीवन की उत्पत्ति को समझाइए। तो आपको 8 नंबर देने हैं। सबसे पहले परमाणु अवस्था, उसके बाद अणु की अवस्था, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, उसके बाद कोलाइडी कोएसरवेट्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ, कोशिका के अंदर स्वपोषण का निर्माण हुआ, क्लोरोफिल की उत्पत्ति हो गई और लास्ट में आदि कोशिका, जिससे कि बड़े बड़े पौधों का एवं बड़े बड़े जंतुओं का निर्माण हो गया। इस तरीके से पूरे जीवन को आप चार्ट के हिसाब से समझा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझा सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है। जैव विकास एक ऐसा विकास होता है जो कि क्रम से चलने वाला, बहुत धीरे धीरे चलने वाला विकास होता है, जिसके अंदर छोटे जीवों से बड़े जीवों की उत्पत्ति होती चली जाती है। इस प्रकार से छोटे पौधों से बड़े पौधों की उत्पत्ति होती चली जाती है। ठीक है। अब इसके बाद डार्विन साइंटिस्ट ने अपने जीवन विकास के बारे में डार्विन का सिद्धांत, डार्विन ने भी अपना सिद्धांत दिया है। डार्विन के हिसाब से भी जीवन की जो उत्पत्ति हुई है उसने भी कुछ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इन्होंने क्या बताया कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण के द्वारा जीवन की उत्पत्ति, जातियों का निर्माण हुआ है। प्रकृति जो होती है चयन करती है कि जीवन के प्रकृति का नई नई जातियों का कैसे निर्माण हुआ। आदि मानव के टाइम में जिस समय आदि वायुमंडल था उस समय पर जीवन के ऊपर इतने पौधों की और इतने जंतुओं की उत्पत्ति नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जैव विकास क्रमिक तरीके से होता चला गया, विभिन्न घटनाएं घटती चली गई, इस तरीके से पौधों की और जीवन की उत्पत्ति पूरी होती चली गई। इसके बाद डार्विन ने कौन कौन से पॉइंट बताए? सबसे पहले डार्विन ने बताया कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। जीवों के अंदर जो संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि डार्विन के जैव विकास सिद्धांत को समझाइए, या डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक वर्णवाद क्या था।
दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले डार्विन ने बताया कि जीवों के अंदर संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। हर जीव के अंदर, या पेड़ हो या पौधे हों या जंतु हों, वो संतानोत्पत्ति की क्षमता रखता है। लेकिन अगर उसने बताया कि अगर पृथ्वी के ऊपर सभी जीव जिंदा रह जाएं तो पृथ्वी इतनी भर जाएगी कि जीवों की संख्या उसके ऊपर अनियंत्रित हो जाएगी, जीवन और भी असंभव होता है। दूसरे नंबर पे सिर्फ जीवन, कौन से जीव सिर्फ रह पाते हैं जीवित, जो कि योग्यतम की उत्तरजीविता या जीवन संघर्ष करते हैं। डार्विन ने बताया कि जीवन के अंदर संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होने के बाद सिर्फ वही जीव जिंदा रह पाते हैं जो कि जीवन संघर्ष करते हैं, भोजन के लिए, रहने के लिए, अपने वातावरण के लिए अनुकूलन कर सकते हैं, वही जीव सिर्फ जिंदा रहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता का मतलब होता है प्रकृति के संतुलन। प्रकृति क्या करती है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर जो जीव अपने आप को सबसे ज़्यादा फिट बैठा पाते हैं, जो प्रतियोगिता में आगे आ पाते हैं, वही जीव जो होते हैं वो जीवित रह पाते हैं। बाकी जीव जो होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। जो योग्यतम की जीविता वो होती है नेचुरल सिलेक्शन जिसको बोलते हैं। धीरे धीरे प्राकृतिक, जो अपने आप को वातावरण के अनुकूल फिट बैठा पाते हैं, उनका प्रकृति चयन कर लेती है। उसको हम नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, जीवों के अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं आती हैं। हाँ, सही बात है ऋतिक। जो अपने को वातावरण के अनुकूल ढाल पाते हैं, जो अपने को प्रकृति के कंपटीशन में या प्रतियोगिता में फिट बैठा पाते हैं, वही जीव जीवित रहते हैं। बाकी के सब जो होते हैं धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ठीक बात है ऋतिक की, सही आंसर है। अब इसके अंदर कभी कभी क्या होता है, जीवों के अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जो विभिन्नताएं कुछ ऐसी होती हैं जो वातावरण की वजह से होती हैं, कुछ उसके अंदर सडन चेंज हो जाते हैं, उसके जीनोम के अंदर उत्परिवर्तन हो जाते हैं। और ये विभिन्नताएं धीरे धीरे कुछ लंबे समय बाद उनकी संततियों में आना शुरू हो जाती है, उनकी नई पीढ़ियों के अंदर आना शुरू हो जाती है, उनकी जो नई प्रजाति होती है उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। और ये लंबे टाइम तक जो होती है बिल्कुल क्या करती हैं, नई पीढ़ी का निर्माण करती हैं। मतलब जो विभिन्नताएं होती हैं जो कि पेरेंट्स के अंदर नहीं होती हैं, जो माता पिता के अंदर नहीं होती हैं, वो धीरे धीरे नई पीढ़ी के अंदर आ जाती हैं। ठीक है शेखर अवस्थी। प्राकृतिक वर्ण के बाद विभिन्नताएं, और जब ये विभिन्नताएं लंबे टाइम तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर चली जाती हैं तो ये क्या करती है, नई जातियों का निर्माण करती हैं। इस तरीके से नई जातियों का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि डार्विन का सिद्धांत समझाइए। हाँ, नई पीढ़ी का निर्माण होता है। रिया यादव, सही बात है, नई पीढ़ी का निर्माण होता है। तो डार्विन के द्वारा प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत क्या होता है, डार्विन की योग्यतम उत्तरजीविता क्या होती है, किस प्रकार विभिन्नताएं जीवों के अंदर आ जाती हैं, किस प्रकार नई जातियों का निर्माण होता है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं डार्विन के सिद्धांत के अंदर आते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखेंगे। दूसरा सिद्धांत रोहन राजभर, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का मतलब होता है आपके चारों तरफ वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। आप देख रहे हो पौधों की भी हजारों वैरायटी हैं, 1000 टाइप के पौधे हैं और हजारों प्रकार के जीव रहते हैं। एक कोशिकीय जीव से लेकर बहुकोशिकीय जीव तक जो रहते हैं प्रकृति के अंदर, इन सब विविधताओं को ही, जीवन की जो विविधताएं होती हैं, इसको ही हम जैव विविधता कहते हैं। कैसे जीव सर्वाइव कर पाते हैं, कैसे अपने आप को नई पीढ़ियों का निर्माण कर पाते हैं और किन किन परिस्थितियों में वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं, ये सब जो अध्ययन होता है प्रकृति के अंदर, इसको ही हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद लैमार्क का सिद्धांत आता है। लैमार्क दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि जीवन की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है। डार्विन और लैमार्क दोनों सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके 2-2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, और इनके बीच में अंतर भी पूछे जा सकते हैं कि डार्विन सिद्धांत के एवं लैमार्क के सिद्धांत के बीच में अंतर स्पष्ट करिए या समझाइए। तो लैमार्क ने
अपनी बुक लिखी थी 1809 के अंदर, फिलोसोफिक जूलॉजिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। लैमार्क की बुक का नाम लिखिए। लैमार्क ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? फिलोसोफिक जूलॉजिक, ये होता है लैमार्क की बुक। और डार्विन की कौन सी थी? ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन के द्वारा जीवन का निर्माण या जीवन की उत्पत्ति। दोनों ही बुक दोनों साइंटिस्टों द्वारा लिखी गई थी और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई है। तो लैमार्क ने सबसे पहले बताया कि जीवों के आकार में वृद्धि होती रहती है। कोई भी जीव होता है या कोई भी पौधा होता है, आप देखते हो स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है। शिखा तिवारी, अनुकूल से मतलब क्या है? अनुकूल से मतलब ये होता है कि हम अपने वातावरण के हिसाब से अपने आप को चेंज कर दें, उसको बोलते हैं अनुकूल। जैसे सर्दियाँ होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। तो हमने क्या कर लिया, अपने आप को वातावरण के अनुकूल कर लिया। गर्मियाँ होती हैं तो गर्म कपड़े उतार देते हैं, साधारण कपड़े, हल्के कपड़े पहनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूल कर लिया, अपने वातावरण के अनुसार ढल गए। इसी को बोलते हैं शिखा अनुकूल या अनुकूलन, एडाप्टेशन बोलते हैं। ठीक है। हाँ, रोहन राजभर, ढालना, ढालना शब्द भी सही है। किसी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेना, परिवर्तित कर लेना या ढाल लेना, इसको बोलते हैं अनुकूल या अनुकूलन। तो लैमार्क ने सबसे पहले बताया कि जीवों के आकार में वृद्धि जो होती है वो लगातार चलती रहती है और एक निश्चित समय पर वृद्धि जो होती है वो बंद हो जाती है। छोटा सा पौधा होता है और कुछ टाइम बाद कितना लंबा हो जाता है, कितना बड़ा हो जाता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे उन्होंने बताया कि वातावरण का प्रभाव होता है। अभी वही बात बता रहा था मैं, वातावरण का प्रभाव क्या होता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो तब परिस्थिति कुछ और होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो तब परिस्थिति कुछ और होती है। तो इस तरीके से प्रत्येक जीव के ऊपर उसके वातावरण का प्रभाव होता है। बहुत ज़्यादा ठंड के अंदर छोटे पौधे जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं, जो बड़े पौधे होते हैं वो अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, और जो छोटे पौधे होते हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। रेगिस्तान के अंदर आप लोग देखो बहुत कम पौधे होते हैं। क्यों? सिर्फ वही पौधे वहाँ जी पाते हैं, रह पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं रेगिस्तान के अंदर, जो कि अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं, जिनके अंदर कम पानी से काम चल जाता है। जिन पौधों को ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर पानी तो होता नहीं है, तो वहाँ कुछ टाइम बाद पौधे जो होते हैं, जिन पौधों को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, वो पौधे रेगिस्तान के अंदर नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ वही पौधे, झाड़ियाँ जी पाती हैं जिनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो वातावरण का सीधा सीधा प्रभाव होता है जीव के ऊपर। सिर्फ वही जीव जिंदा रह पाता है जो अपने आप को वातावरण के अनुकूलित कर लेता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे लैमार्क ने बताया कि अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। इसमें क्या बताया उसने? लैमार्क ने बताया कि कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनका हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनका हम ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं। कुछ अंगों का तो उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, कुछ अंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो लैमार्क कहते हैं, लैमार्क के अनुसार जिन अंगों का उपयोग नहीं होता है, कुछ समय बाद वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, और जिन अंगों का उपयोग ज़्यादा होता है, कुछ समय बाद उनके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं। जैसे कि लैमार्क ने बताया कि अफ्रीका में जो जिराफ पाए जाते हैं, सबसे पहले वो बहुत छोटी गर्दन के थे। अफ्रीका के अंदर देखा होगा आप लोगों ने, जिराफ की गर्दन जो होती है बहुत लंबी होती है। तो पहले जो जिराफ होते थे वो बहुत छोटी गर्दन के होते थे। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, पृथ्वी के ऊपर थोड़ा सूखा पड़ा, भूकंप वगैरह आया, ज्वालामुखी सक्रिय हुए, तो पृथ्वी की जो घास थी, पृथ्वी की सतह पर जो घास थी वो समाप्त होना शुरू हो गई। अब जिराफ की गर्दन छोटी थी तो उसने घास खाने के लिए थोड़ा सा अपने पैरों को ऊपर उठाना शुरू कर दिया, अपनी गर्दन को ऊपर उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि पेड़ पौधों, छोटी झाड़ियाँ तो समाप्त हो चुकी थी, बड़े पौधों की पत्तियाँ खा के वो जीवित रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी गर्दन को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। तो कुछ समय बाद धीरे धीरे लंबे समय तक जब वो गर्दन को अपनी उठाते रहे,
तो ये परिवर्तन उनके जीवन में आनुवांशिक हो गया। आनुवांशिक का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर चलना शुरू हो गया। तो इस तरीके से लेमार्क कहते हैं कि सिर्फ वही जिराफ बचे जिनकी गर्दन लंबी हो गई, जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो समाप्त हो गए। ये वही इस पॉइंट को समझा सकते हैं आप कि अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग क्या होता है। ऐसे ही लेमार्क ने बताया कि पृथ्वी पर जब जीवन प्रारंभ हुआ तो सांपों के जो पैर होते हैं बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन सांप को क्या होता है, हाँ, सांप को जमीन में बिलों में घुसना हुआ होता है, तो उसके पैर जो थे बिल में घुसने से उसको परेशानी पैदा करते थे, वो आसानी से बिल के अंदर नहीं घुस पाता था। तो उसने क्या किया, अपने पैरों का उपयोग कम कर दिया। धीरे 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 उनके अंदर परिवर्तन होता चला गया, और ये परिवर्तन जो है उनकी अगली पीढ़ी में आता चला गया, अगली संतति के अंदर आता चला गया। इस तरीके से जो सांप के पैर खत्म हो गए, सिर्फ रेंगने वाले छोटे छोटे उनके बच गए पैर। इसके बाद चौथे नंबर पे बताया लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षण कौन से होते हैं? उपार्जित लक्षण वो होते हैं जो अंगों के उपयोग के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। हर्षित पोसवाल, हाँ, उनका उपयोग बंद कर दिया। सांप ने अपने पैरों का उपयोग बंद कर दिया क्योंकि इसको बिल के अंदर जाना होता था। अगर बिल के अंदर पैर का उपयोग करता तो बिल के अंदर घुसने में बहुत परेशानी होती थी। तो धीरे 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 उसमें परिवर्तन आता शुरू हो गया। हाँ, रोहन, रीढ़ की हड्डी के सीध में पूंछ होते थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो मनुष्य होता है रीढ़ की हड्डी के एंड में उनमें पूंछ होती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य ने अपने हाथों से काम करना शुरू कर दिया, इसीलिए जो पूंछ थी वो धीरे 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 समाप्त होती चली गई। अभी भी जो मनुष्य की रीढ़ की हड्डी का अंतिम पार्ट होता है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। उससे पता चलता है कि कभी हमारे पूर्वजों के अंदर पूंछ हुआ करती थी, लेकिन धीरे 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 समय के साथ साथ वो पूंछ जो है समाप्त होती चली गई, क्योंकि उसका हमने उपयोग करना बंद कर दिया, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। इसीलिए ये क्या हो गया, ये अनुकूलन हो गया। और ये गुण जो है, ये लक्षण जो है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते चले गए, आनुवांशिक हो गए, और इस तरीके से जैव विकास होता चला गया। तो लेमार्कवाद में आप 4 पॉइंट दे सकते हैं और डार्विन के सिद्धांत को भी समझा सकते हैं। लेमार्क में सबसे पहले जीवों के आकार में वृद्धि होती है, वातावरण का सीधा सीधा प्रभाव होता है किसी भी पौधे के ऊपर, किसी भी जीव जंतु के ऊपर, और जिन अंगों का वो उपयोग ज़्यादा करता है वो ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। जिन अंगों का उपयोग नहीं करता है वो कम विकसित हो जाते हैं और दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं। और उपार्जित लक्षण जो कि जीव के अनुकूलन से प्राप्त होते हैं वो नई पीढ़ी के अंदर चले जाते हैं। इस तरीके से जैव विकास धीरे धीरे होता चला जाता है, और इसी तरीके से नई नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। नई नई जातियाँ जो उत्पत्ति होती हैं जीवों की और जंतुओं की, वो क्या होती हैं, इसी तरीके से पैदा होती चली जाती हैं, इसी तरीके से विकसित होती चली जाती हैं। लेमार्क की जो थ्योरी थी वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, उसकी बहुत आलोचना हुई, और आलोचना किसने की, बेजमान साइंटिस्ट ने की। एक साइंटिस्ट हुए हैं आंचल, मदर और फादर की कितनी प्रतिशत बच्चे में आती है, 50-50% रहता है। जब निषेचन होता है तो निषेचन के समय जो गुणसूत्र होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। तो 50% जो गुण होते हैं वो माता के होते हैं, और 50% गुण जो होते हैं वो पिता के होते हैं। 50-50% होते हैं। कुमुद प्रजापति, हाँ शेखर, वही बताया मैंने। आंचल ने जो पूछा है उसका जवाब दिया है, कुमुद ने भी उसका जवाब दिया है। ये
ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि सारे जीन, देखो होता तो 50-50% ही है, लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं जो प्रभावी होते हैं, वो अब पीढ़ी के अंदर दिख जाते हैं, लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं जो प्रभावी नहीं होते हैं, अप्रभावी होते हैं। जरूरी नहीं है कि 50 के 50% माँ के गुण एकदम सारे के सारे दिखाई दे जाएं। ये भी जरूरी नहीं है कि 50 के 50% पिता के गुण सारे के सारे पीढ़ी के अंदर दिखाई दे जाएं। कुछ गुण अपने आप को प्रभावी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ गुण जो हैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं अप्रभावित गुण। जैसे मैंने कल बताया था प्रभावितता का नियम मेंडल के अनुसार, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि भाई 70% रहेंगे या 30% रहेंगे, गुण तो 50-50% होते हैं, लेकिन अपने आप को कौन सा गुण प्रभावित तौर पे दिखा पाता है और कौन सा गुण अपने आप को नहीं दिखा पाता है, वो एक अलग टॉपिक होता है, जरूरी नहीं है। अच्छा, लैमार्क की आलोचना क्यों हुई? लैमार्क की आलोचना इसलिए हुई, लैमार्क ने बताया कि भाई जिन अंगों का हम उपयोग करते हैं वो धीरे धीरे परिवर्तन आ जाते हैं। लैमार्क ने बताया कि जिराफ की गर्दन, हाँ ऐसा होने की संभावना होती है। रिया यादव, सही बात है, ये संभावना ज़्यादा होती है। तो लैमार्क ने क्या बताया कि भाई जिराफ जो थे पहले छोटी गर्दन के होते थे, कुछ टाइम बाद उन्होंने गर्दन ऊपर उठाना शुरू कर दी और इस तरीके से जो थे लैमार्क लंबी गर्दन के हो गए, और शुरुआत के जो लैमार्क लंबी गर्दन के थे उसके बाद उनसे नई पीढ़ी का, नई जाति का निर्माण होता चला गया। लेकिन लैमार्क की आलोचना इसलिए हुई, लैमार्क की आलोचना किसने की थी सबसे ज़्यादा? बीजमान साइंटिस्ट थे। उन्होंने लैमार्क से पूछा अगर ऐसा होता है तो कोई भी गुण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जा सकता है। उसने क्या किया कि चूहों की पूंछ काटना शुरू कर दिया। बीजमान साइंटिस्ट जो थे, बीजमान वैज्ञानिक ने, इन्होंने चूहों की पूंछ काटी और 20 से 21 पीढ़ी तक चूहों की पूंछ काटते रहे। उसके बावजूद उन्होंने देखा कभी भी जो चूहे पैदा हुए सब के अंदर पूंछ थी। तो अगर लैमार्क का सिद्धांत सही होता तो उन्होंने 2, 4, 5 पीढ़ी तक चूहों की पूंछ काटते रहे और नई पीढ़ी का देखते रहे, नई पीढ़ी के ऊपर परीक्षण करते रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि चूहे बिना पूंछ के पैदा होते हैं। 21 पीढ़ी के पूंछ काटने के बावजूद भी जो चूहे पैदा हुए वो पूंछ वाले थे। तो अगर लैमार्क सही होता तो ये सिद्धांत, ये परीक्षण भी, ये प्रयोग भी बिल्कुल सफल हो जाता। इसलिए बीजमान ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिन लक्षणों को, जिन अंगों को हम ज़्यादा उपयोग करते हैं वो नई पीढ़ी के अंदर गुण चले जाते हैं। सिर्फ वही गुण नई पीढ़ी के अंदर जा पाते हैं जो कि जीन के अंदर परिवर्तन द्वारा होते हैं। हाँ हर्षित, फिर भी रैट्स पूंछ सहित, हाँ फिर भी जो चूहे थे, रैट थे, उनके पूंछ दिखाई दी 21 पीढ़ी के बाद भी। तो अगर लैमार्क सही होता तो फिर पूंछ दिखाई नहीं देनी चाहिए थी। तो इसीलिए बीजमान ने बताया कि सिर्फ वही गुण नई पीढ़ी के अंदर आते हैं जो कि हमारे डीएनए के अंदर, हमारे जीन्स के अंदर चेंज होता है। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन आ जाता है। अगर किसी इंसान की पैर कट जाए या किसी का हाथ कट जाए तो ये ज़रूरी थोड़ा ना है कि उसका बच्चा हाथ कट पैदा होगा या पैर कटा हुआ पैदा होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि पहलवान का बच्चा पहलवान होता है या डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होता है या टीचर का बच्चा टीचर होता है, ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसा होता तो फिर पहलवान के सब बच्चे पहलवान ही हो करते, टीचर के बच्चे हमेशा टीचर ही पैदा हुआ करते। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ से लैमार्क की आलोचना ज़्यादा हुई थी। बीजमान ने सिद्ध कर दिया था कि सिर्फ वही कैरेक्टर्स, वही गुण अपने माता पिता से अपनी संतति के बच्चों के अंदर जाते हैं जो कि हमारे जीन्स के अंदर होते हैं, हमारे डीएनए के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, और उसको उन्होंने उत्परिवर्तन का नाम दिया। उत्परिवर्तन, जिसको हम म्यूटेशन बोल सकते हैं। म्यूटेशन, अगर हमारे डीएनए के अंदर, अगर हमारे जीन के अंदर चेंज हो गया तो ये गुण जो है हमारी अगली पीढ़ी के अंदर जा सकता है, अगली संतति के अंदर जा सकता है, बच्चों के अंदर दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो लैमार्क के बारे में, लैमार्क की आलोचना की हुई, लैमार्क का सिद्धांत क्या था, डार्विन का सिद्धांत क्या था, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं आप सभी बच्चों को। अब जैव विकास के अंदर, जैव विकास क्या बताया मैंने? जैव विकास के अंदर मैंने बताया, हाँ रिया यादव, जो डीएनए में चेंज होता है वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र होता है, वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर चला जाता है। तो जैव विकास का जो प्रक्रम होता है, इसमें सरल संरचना वाले जो जीव होते हैं
उनसे जटिल संरचना वाले जीवों का जो निर्माण होता है उसको हम जैव विकास बोलते हैं। तो इसके अंदर 2 टाइप के अंगों की उत्पत्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिया जाता है, समजात अंग एवं समरूप अंग। समजात अंग और समरूप अंग सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है? उत्परिवर्तन क्या है नंदलाल गुप्ता? उत्परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो अचानक से किसी पौधों के अंदर या किसी मनुष्य के अंदर या किसी जीव के अंदर देखे जाते हैं, उनको हम उत्परिवर्तन बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। अगर ये शरीर के अंदर दैहिक कोशिकाओं के अंदर होते हैं तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन अगर ये जीन्स के अंदर हो जाते हैं, अगर ये हमारे डीएनए के अंदर हो जाते हैं, अगर ये हमारे जीनोटाइप के अंदर हो जाते हैं तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं और उनको हम नई पीढ़ी दर पीढ़ी देख सकते हैं और इससे नई जातियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो समजात अंग क्या होते हैं, समरूप अंग क्या होते हैं? समजात अंग वे होते हैं जो मूल रचना एवं उद्भव में समान होते हैं। मूल रचना एवं उद्भव में समान होते हैं, लेकिन इनके जो कार्य होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। कार्य क्या होते हैं? कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। और समरूप अंग क्या होते हैं? जो मूल रचना और उद्भव में भिन्न होते हैं और कार्य इनके समान होते हैं। कार्य समान होते हैं और मूल रचना एवं उद्भव में भिन्न भिन्न होते हैं। मूल रचना एवं उद्भव में, उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं, विभिन्न होते हैं। ये परिभाषा होती है। अब आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए कौन कौन से उदाहरण होते हैं जो कि समजात अंग के उदाहरण होते हैं और कौन कौन से उदाहरण होते हैं जो कि समरूप अंगों के उदाहरण होते हैं। हाँ शेखर अवस्थी, आज ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा और इस बायोलॉजी का जितना पोर्शन मैंने कराया है इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। या तो आपके पास ई-विद्या ऐप डाउनलोड होगा, उसमें से आप पोर्शन पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर ई-विद्या ऐप नहीं है तो आप विद्या का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दिया हुआ है पोर्शन, क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और कल से हम आपका जो फिजिक्स का पोर्शन है, केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो गई है, बायो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। जितना मैंने पोर्शन बताया है इसको आप ढंग से तैयार करें और हम इसके बाद तुम्हारा फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। कल आप फिजिक्स का ज़रूर पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे सील होती है, सील के फ्लिपर होते हैं, सील के फ्लिपर आगे के पैर जो होते हैं वो किस लिए होते हैं? वो तैरने के लिए होते हैं। पक्षी एवं चमगादड़ के जो अगले पैर होते हैं वो किस लिए होते हैं? वो उड़ने के लिए होते हैं। और जो घोड़े के अगले पैर होते हैं वो किस लिए होते हैं? वो दौड़ने के लिए होते हैं। और जो मनुष्य के अगले पैर या हाथ होते हैं वो किस लिए होते हैं? वो चीज़ों को पकड़ने के लिए होते हैं। और जितने उदाहरण मैंने बताए हैं इन सब की मूल रचना एवं उत्पत्ति जो होती है ये समान होती है, लेकिन जो कार्य होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। इनको बोलते हैं समजात अंग। और समरूप अंग क्या हो गए? इनके कार्य समान होते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति जो होती है या मूल रचना जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कीट, पक्षी एवं चमगीदड़ के पंख होते हैं। कोई छोटा सा कीड़ा हो या कोई पक्षी हो या चमगादड़ हो, चमगीदड़ के पंख जो होते हैं वो किस लिए होते हैं? वो सब के सब उड़ने के लिए होते हैं। सबका काम एक ही होता है, लेकिन उत्पत्ति जो होती है, जो कीट होते हैं, छोटे छोटे कीट पकोड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, उनके जो पंख होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो काइटिन के बने होते हैं। काइटिन एक रसायन होता है, काइटिन के बने होते हैं। और चमगीदड़ के जो पंख होते हैं वो धड़ के नीचे जो फैली हुई त्वचा होती है उसके बने हुए होते हैं। तो उत्पत्ति और उद्भव, निर्माण सबका अलग अलग हो गया, लेकिन कार्य सबका एक ही है, क्या? उड़ना। कोई भी कीट हो या पक्षी हो या चमगीदड़ हो, उनके पंखों का कार्य क्या होता है? उड़ना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा
कि समजात अंग क्या होते हैं और समरूप अंग क्या होते हैं, दोनों के बीच में अंतर को समझाइए और इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है सभी को बात? जीवाश्म, फॉसिल, कोई बच्चा बताएगा जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म या फॉसिल? कोई बच्चा, जीवाश्म या फॉसिल क्या होते हैं? ऋतिक, संजय, कुमुद। देखो क्या होता है, जीवाश्म लाखों साल पहले पृथ्वी के ऊपर जो पौधे थे और जो जीव थे, पृथ्वी के ऊपर क्या हुआ, बहुत सारे परिवर्तन हुए, भूकंप आया, ज्वालामुखी आया और चट्टानें टूटी, जो पानी था समुद्र का लेवल एकदम तेज़ी से ऊपर चढ़ गया, तो उसके अंदर बर्फ़ के तूफान आए, तो उसके अंदर कुछ जीव जंतु जो पेड़ पौधे थे वो दब गए, और उस दबने के कारण आज भी उनके जो अवशेष होते हैं वो मिट्टी के अंदर से दिखाई देते हैं। तो जीव जंतुओं के या पौधों के जो अवशेष होते हैं जो कि हमें मिट्टी के अंदर से मिलते हैं या बर्फ़ के अंदर से मिलते हैं या पहाड़ों के अंदर से मिलते हैं, ज़मीन के अंदर से मिलते हैं, उनको हम जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिखाई देता है, शरीर का जो कंकाल होता है, शरीर की जो अस्थियाँ होती हैं, जीवाश्म सिर्फ उन्हीं पदार्थों का बनता है जो कठोर होते हैं। हाँ, जीवों के जो अवशेष होते हैं, जीवाश्म उन्हीं पदार्थों का बनता है जो कठोर होते हैं, या तो उसकी हड्डियों से बनेगा या उसके दांतों से बनेगा, या फिर कोई कवच हो सकता है, जैसे बहुत से जीव जो होते हैं उनके ऊपर कवच होता है तो उसका भी जीवाश्म बन सकता है। तो वो अवशेष मिल जाते हैं और उन अवशेष से पहचाना जा सकता है कि ये कौन से जंतु का जीवाश्म है या कौन से पौधे का जीवाश्म है। पौधों के अंदर जो कठोर भाग होता है, जैसे तना होता है, उसकी जड़ें होती हैं, उनके जीवाश्म जो होते हैं मिट्टी के अंदर से आज भी पाए जाते हैं, इनको जीवाश्म बोलते हैं। और जीवाश्म बनने की जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं जीवाश्मीकरण, फॉसिलाइजेशन। जीवाश्म बनने की प्रक्रिया को जीवाश्मीकरण बोलते हैं, इसको हम जीवाश्मीकरण या फॉसिलाइजेशन बोलते हैं, फॉसिलाइजेशन। ठीक है, जीवाश्मीकरण क्या होती है? हाँ रोहन, इनको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। जीवाश्म जो होता है ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, यहाँ पर ईंधन भी बोल सकते हैं क्योंकि ईंधन की तरह हो जाता है, बिल्कुल सड़ गल के लंबे टाइम तक इसको जीवाश्म का निर्माण करते हैं। जीवाश्म हमेशा कठोर भागों से बनते हैं, और जीवाश्म जो होता है दो वर्गों के बीच में, कुछ जीवाश्म ऐसे हैं जो दो वर्गों के बीच में किसका काम करते हैं, कड़ी का काम करते हैं, कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने। आर्कियोप्टेरिक्स एक जीवाश्म है जो पाया गया साइंटिस्टों द्वारा। ये किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, कड़ी का काम करता है? ये काम करता है पक्षी एवं सरीसृप के बीच में। जो पक्षी होते हैं एवं सरीसृप के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, कड़ी का काम करता है, इनको जोड़ता है, दिखाता है कि पक्षी और सरीसृप जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सरीसृप से ही पक्षियों का विकास हुआ है। ठीक है, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर चली जाती हैं। किसी बच्चे ने पूछा था म्यूटेशन क्या होता है, एकदम अचानक परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे एक बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। इसके अंदर क्या होता है, जो आरबीसी होती है हमारी, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनकी जो संरचना होती है वो हंसिया के जैसे हो जाती है, सिकल के आकार की हो जाती है, और जिसकी वजह से वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ नहीं पाती है। हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के कारण जुड़ नहीं पाएगी तो उसको जीव जो होता है उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसको बोलते हैं हम सिकल सेल एनीमिया या हंसिया आकार रक्त कोशिकाएं। तो जितना पोर्शन मैंने आपको बायोलॉजी का कराया है ये आपने अच्छे से तैयार किया है, और
अधिकांश बच्चों ने सही जवाब दिया है। इससे पता चल रहा है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। कल आप फिजिक्स पढ़ेंगे।